वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI माजापुर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर AC फंडामेंटल थ्योरी। तो स्टार्टिंग करेंगे AC फंडामेंटल थ्योरी के बारे में। तो ये AC फंडामेंटल थ्योरी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट AC फंडामेंटल थ्योरी, मतलब AC के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानेंगे। और अल्टरनेटिंग जो करंट है ये मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में प्रचलन में है स्टूडेंट। जैसे DC जो डायरेक्ट करंट होता है, वैसे AC भी अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट हमारे द्वारा कैसे ईजाद हुई। तो सबसे पहले जो अल्टरनेटिंग करंट की जो खोज करता है, ये जिन्होंने खोज किया, ये जिसके फाउंडर है, ये है निकोला टेस्ला। और निकोला टेस्ला ने सबसे पहले अल्टरनेटर का निर्माण किया था। इन्होंने बनाया क्या था? अल्टरनेटर। तो सबसे पहले अल्टरनेटर जो बनाया था, निकोला टेस्ला ने बनाया था। और ये जो अल्टरनेटर है, ये क्या जनरेट करता है? AC जनरेट करता है। अर्थात AC का जो फुल फॉर्म होता है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है दोस्तों, ये AC का जो नेचर है, ये अलग अलग वेव शेप में होती है दोस्तों। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये मुख्य तौर पर ऐसी करंट होती है जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहे। अर्थात ये बोल सकते हैं, AC की यदि परिभाषा की बात किया जाए दोस्तों, तो अल्टरनेटिंग करंट की जो परिभाषा है, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे दोस्तों। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में ये कहता है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के सापेक्ष, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, समय के सापेक्ष बदलता रहता है, वो प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के सापेक्ष टाइम के अकॉर्डिंग बार बार यदि चेंज होता रहे, तो ये क्या कहलाएगा? AC कहलाएगा दोस्तों। वैसे ही जिसका परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष स्थिर रहे, वो DC कहलाता है, मतलब डायरेक्ट करंट कहलाती है। यदि इसकी परिभाषा हमने देखा, इसका जो परिमाण है, मतलब कि इसका जो एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं या मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड अर्थात इसका जो परिमाण है और इसका जो डायरेक्शन है, ये दोनों चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग यदि चेंज हो रहा है, तो यदि टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम में यदि आप पूछा जाता है बार बार कि जिसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग यदि चेंज होता है बार बार, तो वो क्या कहलाता है? तो अल्टरनेटिंग कहलाता है। दूसरी बात देखेंगे दोस्तों, ये जो है, यदि इसकी वेव शेप हम बनाते हैं, ये साइनसॉइडल वेव शेप हो गई। और ये साइनसॉइडल वेव शेप में देखेंगे, इसकी ये जो हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। और सेकेंड हो जाएगी ये नेगेटिव हाफ साइकिल। यदि इसे हम इस तरीके से बना दें दोस्तों, देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस जोड़ दें और एक रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पर हम AC सप्लाई इसको फ्लो करें, इसमें AC धारा प्रवाहित किया जाए। तो जब इस रेजिस्टेंस में AC धारा प्रवाहित की जाएगी, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी। ये AC सोर्स है, जब इसमें AC करंट फ्लो करेंगे, तो इसकी हाफ साइकिल पॉजिटिव होगी दोस्तों। इसकी हाफ साइकिल क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये जो हाफ साइकिल होगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। और इसी के अपोजिट देखेंगे हम, तो निगेटिव हाफ साइकिल होगी दोस्तों। तो ये सेकंड हो जाएगी निगेटिव हाफ साइकिल। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो वेव शेप है, 0 से स्टार्ट करेंगे पाई तक, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी। मतलब यहाँ से जब करंट फ्लो होगी AC की, तो यहाँ से AC करंट फ्लो होगी इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो सेकेंड में सीधे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी दोस्तों। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये अपोजिट हो जाएगी दोस्तों। मतलब कि यहीं से आप निगेटिव हाफ साइकिल चलना जब स्टार्ट होगी, कहने का मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी, तो आधा जो चक्र है
उसमें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी, फिर आधी साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। मतलब कि जैसे यहाँ पर करंट फ्लो हुई थी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, वैसे ही फिर यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इस तरीके से इस रेजिस्टेंस में आधी साइकिल पॉजिटिव की होगी और आधी साइकिल निगेटिव की होगी। तो जब आधी साइकिल पॉजिटिव की होगी तो यहाँ पर जो टर्मिनल में पॉजिटिव निगेटिव ऐसे बन जाएगा, और सेकंड जब हाफ साइकिल चलेगी तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसके जो साइकिल है और इसके चिन्ह ये चेंज होते रहते हैं दोस्तों। ये अल्टरनेटिंग करंट की खासियत यही है कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पाई, और यही पाई का मान होता है 180 डिग्री, सेकंड में ये हो जाएगा 2 पाई और इसका मान हो जाएगा 360 डिग्री दोस्तों। इस तरीके से एक चक्र उसको पूरा करने में 360 डिग्री का एंगल घूमना पड़ता है दोस्तों। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। एसी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब ये एसी किस टाइप से 3 प्रकार की होती है हम इसे भी देखेंगे दोस्तों। तो इसके पहले हम देखेंगे कि ये एसी कितने प्रकार की होती है। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे इसके टाइप्स। तो इसके टाइप्स में देखेंगे कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट। यदि इसके टाइप्स देखें दोस्तों तो टाइप्स मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? फर्स्ट देखेंगे साइन वेव, सेकंड देखेंगे हम स्क्वायर वेव, थर्ड देखेंगे दोस्तों टूथ वेव। अब ये जो साइन वेव है दोस्तों, साइन वेव कैसी बनाते हैं? देखो साइन वेव, ये इसका साइन वेव को प्रदर्शित करने के लिए आपको इस टाइप से ये बनाना पड़ेगा। ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई, तो ये IM हो जाएगा पॉजिटिव का और ये I माइनस का IM हो जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाएगी। इसका एम्पलीट्यूड ये बन जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया साइन वेव। ये जो वेव होती है साइन वेव, इसकी खासियत ये है कि ये धीरे धीरे घटती है और धीरे धीरे बढ़ती है दोस्तों। तो ये देखो ये वेव धीरे धीरे इसका घटना और धीरे धीरे बढ़ना हो रहा है। तो ये वेव का धीरे धीरे बढ़ना और धीरे धीरे घटना हो रहा है दोस्तों। वैसे ये निगेटिव जो हाफ साइकिल है ये इसका भी मान धीरे धीरे बढ़ना और धीरे धीरे घटना हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर से लेकर यहाँ तक पाई, अर्थात कि ये हो जाएगा 180 डिग्री चलेगा और यहाँ पर 180 डिग्री चलेगा दोस्तों। इस तरीके से ये हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई का मान मतलब टोटल चलेंगे तो ये 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री। इसी को बोलेंगे 1 साइकिल, एक चक्र। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। सेकंड है स्क्वायर वेव, और स्क्वायर वेव को देखेंगे दोस्तों हम, स्क्वायर वेव को भी समझेंगे। ये जो स्क्वायर वेव होता है ये इसका यदि आप डायरेक्ट देखेंगे तो इसको किस तरीके से शो किया जाता है? स्क्वायर वेव को ये इस टाइप से शो किया जाता है दोस्तों। स्क्वायर वेव इस टाइप से बनाया जाता है। ये स्क्वायर वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये स्क्वायर मतलब कि 90 डिग्री के फॉर्म में मुड़ेगा दोस्तों। ये हो गया ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी हो गया। तो ये स्क्वायर की आकृति मतलब वर्ग की आकृति में, ये वर्गाकार मतलब वर्ग की आकृति में दोस्तों इसकी वेव शेप बनेगी। तो इसी को कहेंगे हम स्क्वायर वेव। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, यहाँ सब है। तो ये पॉजिटिव का मैक्सिमम हो गया, ये नेगेटिव का मैक्सिमम। वैसे ये पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम है, नेगेटिव हाफ साइकिल का मैक्सिमम। इस तरीके से ये वेव शेप चलती है दोस्तों। तो ये जो वेव शेप है, वर्गाकार जो तरंग है, ये इसमें देखेंगे दोस्तों हम, तो ये मैक्सिमम तरीके से 90 डिग्री पे मुड़ती, फिर नीचे आती, फिर मतलब ये जो वेव शेप है ये स्मूथली रनिंग नहीं करता। स्मूथ रनिंग नहीं करने के कारण जब भी यदि इसे ये स्क्वायर वेव यदि हम पल्स देते हैं तो ये
स्क्वायर वेव एसी देने के कारण सर्किट में डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है। मतलब सर्किट में क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न हो जाएगा, बाधा उत्पन्न होगा दोस्तों। ये इसलिए होगा क्योंकि एट अ टाइम ये 90 डिग्री मुड़ रही है, कभी 0, कभी अधिकतम, फिर 90 डिग्री, फिर वहाँ से मुड़ी, फिर 0 आ गई, फिर 90 डिग्री मुड़ी, फिर 0 हो गई। तो इस तरीके से ये वर्गाकार आकृति में चलने के कारण दोस्तों ये जो है एसी सर्किट के लिए ये वाली वेव शेप कारगर सिद्ध नहीं होती, मतलब सूटेबल नहीं होती। इसलिए स्क्वायर वेव का कम उपयोग किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिनमें स्क्वायर वेव का यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनमें स्क्वायर वेव का यूज़ किया जाता है, एज अ रेयर है, बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन किया जरूर जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ही सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे सॉटूथ वेव। ये जो सॉटूथ वेव है दोस्तों, इसका ये जो वेव शेप देखेंगे हम, तो ये इस तरीके से तेज़ी से इंक्रीज होगा, इस तरह तेज़ी से डिक्रीज होगा, इस तरीके से इसका जो वेव शेप है दोस्तों आगे बढ़ते रहता है। मतलब कि ये जो है सॉटूथ वेव ये इस तरीके की आकृति को निर्माण करता है। तो यहाँ 0 हो गया, ये हो गया ओमेगा टी, यहाँ पर इसका पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, इस टाइप से दोस्तों ये आगे बढ़ता है। तो ये जो वेव शेप है, इन वेव शेप को हम देखेंगे तो ये तेज़ी से बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तेज़ी से घट भी रहा है। तो इस तरीके से ये जो वेव शेप है बनती है दोस्तों। और ये जो है सॉटूथ वेव ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ही इस वेव का उपयोग किया जाता है, इस तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार की हो गई साइन वेव, मतलब कि एसी की जो वेव फॉर्म है वो 3 प्रकार की हो गई, साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव। तो एसी के 3 टाइप्स दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं और ये बहुत बार आते भी हैं एग्जाम में दोस्तों। इनके 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो चारों ऑप्शन में हमें साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, इसमें से सबसे बेस्ट वेव कौन सी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो वो है साइन वेव। साइन वेव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव है और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है दोस्तों, साइन वेव का। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे साइन वेव का, क्योंकि ये स्मूथली रनिंग करता है और स्मूथली रनिंग करने के कारण ही साइन वेव का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे ये एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट, इसके बहुत सारे इसमें कंटेंट होते हैं एसी, क्योंकि एसी फंडामेंटल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। एसी में क्या होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में पावर फैक्टर होता है, एसी में और क्या क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, और ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बार बार चेंज होता है दोस्तों। और एसी में क्या होता है, एसी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, एसी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो एसी को ट्रांसमिट करने का रीज़न क्या होगा, इसमें लॉसेस तो ज़्यादा होंगे, लेकिन एसी में क्या होंगे, लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। और क्या क्या होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी है तो लॉसेस भी होगा। एसी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, बड़ा घटा सकते हैं, किसके माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से दोस्तों। मतलब ये जो है एसी को हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, एसी को बड़ा घटा सकते हैं, मतलब वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एसी से हम क्या क्या चला सकते हैं, जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंस है सब एसी में ही चलते हैं दोस्तों। आपके घरों में जो बिजली है वो भी एसी ही है, और वो घर में जो बिजली होती है वो पैरेलल कनेक्शन होता है उनका दोस्तों। तो इस तरीके से हम एसी के बारे में जान सकते हैं। अब हम इसकी एक एक डेफिनेशन के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन एक एक। तो दोस्तों एसी में सबसे पहले क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मतलब होती है आवृत्ति। और ये जो आवृत्ति है, यदि इसकी परिभाषा देखें तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मतलब दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं 1 सेकेंड में उत्पन्न साइकिल की संख्या। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं दोस्तों हम, 1 सेकेंड में उत्पन्न साइकिल की संख्या। अर्थात 1 सेकेंड में उत्पन्न साइकिल मतलब चक्रों की
संख्या, ये क्या कहलाएगी दोस्तों? ये कहलाएगी आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में उत्पन्न साइकिल मतलब चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी दोस्तों। अब 1 सेकंड में जो उत्पन्न साइकिल की संख्या है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो F इक्वल, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, F इक्वल 1/T। F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। T क्या है? टाइम पीरियड, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका एक फार्मूला है, F इक्वल 1/T और F इक्वल 1/टाइम पीरियड, ये लिख सकते हैं। या ऐसा लिखिए या इस तरीके से लिखिए दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको दूसरे शब्दों में जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, तो हम ये देखते हैं तो F इक्वल 1/T होता है। दूसरा फार्मूला F इक्वल ω/π, F इक्वल ω/2π। तो F इक्वल ω/2π जो होता है, तो इसमें ओमेगा का मान क्या होता है? तो 2πf होता है। ओमेगा का मान क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल 2πf, अर्थात ओमेगा इक्वल यहाँ लिख सकते हैं 2πf। अब देखिए दोस्तों, यदि f इक्वल ओमेगा की जगह 2πf लिख दिया जाए और ये 2π जैसे का वैसा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। हो सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि ये जो ओमेगा इक्वल 2πf जो दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं। वैसे ही n का मान निकालना है तो 120f/p से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। एक और फार्मूला है, इस फार्मूले से भी फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। तो इसमें यदि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें बनाना है तो मैंने 2 फार्मूले बता दिया। देखो, फर्स्ट फार्मूला तो मैंने बता दिया F इक्वल 1/T। सेकेंड फार्मूला बताया मैंने F इक्वल ω/2π। थर्ड फार्मूला बताया मैंने, ये थर्ड फार्मूला, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। थर्ड फार्मूला है n इक्वल 120f/p। यदि मैं इसको तीर्य गुणा कर दूं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 120f इक्वल np, ठीक है दोस्तों, अपान। अब ये 120 को क्या किया मैंने? इसके नीचे लिख दिया, तो ये थर्ड फार्मूला हो गया। तो थर्ड फार्मूला मतलब कि उस कैसा लिखेंगे दोस्तों? हम इसको थर्ड फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, F इक्वल np/120। तो फ्रीक्वेंसी के 3 फार्मूले हो गए दोस्तों, आवृत्ति के 3 फार्मूले, और ये तीनों फार्मूले हमें याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तरीके से हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और एसी में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। और इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों? इंडिया की फ्रीक्वेंसी ये होती है 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब यदि बोला जाए कि F इक्वल 1/T होता है तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, T इक्वल 1/F। तो टाइम पीरियड निकालेंगे, मतलब समय कितना लगता है, तो 1/50 करेंगे तो ये निकल जाएगा 0.02 सेकेंड। तो इतना सेकेंड मतलब 0.02 सेकेंड लगता है एक चक्र को चलाने में। मतलब 1 साइकिल जो है, एक चक्र जो है, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 0.02 सेकेंड। इस तरीके से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ये एसी में फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड में। इसके बाद देखेंगे ये जो टाइम पीरियड जो है, आवर्तकाल, ये आवर्तकाल है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? आवर्तकाल दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसको देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो परिभाषा होगी उसे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे एक चक्र क्या होता है, मतलब 1 साइकिल जिसे आप कहते हैं एक चक्र। एक चक्र क्या होता है? तो दोस्तों एक चक्र का मतलब ये होता है, यदि किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो वो उसका जो घूमने के कारण उसमें क्या होगा?
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक चक्र कहलाएगा। तो एक चक्र में क्या होता है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को 360 डिग्री घुमाया जाए, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, किसी कंडक्टर को घुमाएंगे, किसी कंडक्टर को घुमाएंगे और वो घूमेगा कितना, 360 डिग्री। यदि आप घुमाते हैं उसको, एंगल में घुमाते हैं उसको, तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा, अर्थात कि उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये एक चक्र कहलाएगा। यदि 360 डिग्री एक कंडक्टर को रोटेट करता है तो वो क्या कहलाएगा, एक चक्र कहलाएगा दोस्तों। या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, जब किसी कंडक्टर वायर में मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, कोई कंडक्टर वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में 360 डिग्री इस तरीके से आप घुमाएंगे। अब ये एन और एस दो पोल हैं, यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई दोस्तों। अब ये चुंबकीय बल रेखाओं में किसी कंडक्टर को आप क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री घुमा रहे हैं। ये कंडक्टर है कोई और इस कंडक्टर को आप 360 डिग्री घुमा रहे हैं। तो ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है यहाँ से, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, एक स्प्लिट रिंग लगी हुई है, स्प्लिट रिंग लगी हुई है। तो जब इस कंडक्टर में क्या हो जाए, ये 360 डिग्री जब घूमेगा तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा दोस्तों। तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वही एक चक्र कहलाएगा। इसका कंडक्टर जो घुमा रहे हैं उसको 360 डिग्री में, वो एक चक्कर कहलाएगा दोस्तों। तो वन साइकिल आपको समझ में आ गया। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। थर्ड में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, साइनसोइडल वेव का पीक मान मतलब अधिकतम मान। ये जो साइनसोइडल वेव शेप है इसका अधिकतम मान, ये जो अधिकतम मान है IM, ये मैक्सिमम मान, इसका अधिकतम मान ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा इसका। इसी को कहेंगे हम एम्पलीट्यूड दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एम्पलीट्यूड भी इस तरीके से समझेंगे हम। साइनसोइडल वेवफॉर्म का अधिकतम मान जो होता है, पीक वैल्यू, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद देखेंगे हम फोर्थ में इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसे आप बोलते हैं तात्क्षणिक मान। तो ये इसमें भी दोस्तों क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में ये किसी भी पॉइंट पर, एसी वेव की किसी भी पॉइंट पर, एसी की जो वेव हो गई इसमें देखेंगे हम, तो ये जो किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर मान निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक मान कहलाएगा दोस्तों। ये इसका तात्क्षणिक मान कहलाएगा। किसी भी पॉइंट पर निकाला गया मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस ये जो है, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो ये इंस्टेंटेनियस मान कहलाएगा दोस्तों। इसी को तात्क्षणिक वैल्यू कहा जाता है। इसके बाद और हम देख सकते हैं ऐसी थर्ड फोर्थ और ऐसी कुछ परिभाषाएं हैं एसी की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम एवरेज वैल्यू। दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज वैल्यू। ये जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इसको हम देखेंगे। औसत मान जिसे कहा जाता है, औसत मान। औसत मान को समझने के लिए जो डीसी है, डीसी और एसी, ये दोनों क्या करते हैं, एक निश्चित समय में जितना अल्टरनेटिंग करंट चार्ज को ट्रांसफर करता है, एसी और डीसी दोस्तों एक निश्चित समय में जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा उतना ही चार्ज ट्रांसफर भी डीसी भी करेगा, उतना ही
चार्ज ट्रांसफर क्या करेगा, डीसी भी करेगा। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं एक निश्चित समय में एसी जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा कंडक्टर को उतना ही चार्ज ट्रांसफर डीसी भी करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, औसत मान कहलाएगा दोस्तों। मतलब जितना चार्ज ट्रांसफर, मतलब कि जितना जो हीट है, ये हीट एसी और ये डीसी, ये दोनों समान समय में समान चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। ये चार्ज को आप हीट भी बोल सकते हो। तो हीट जो है एसी और डीसी दोनों समान समय में समान हीट ट्रांसफर करे तो ये कहलाएगा औसत मान। इस तरीके से दोस्तों हम इसे समझ सकते हैं औसत मान को। और औसत मान को उसका जो मान होता है दोस्तों, ये होता है आई एवरेज इक्वल 0.637। तो एवरेज, आई एवरेज का मान होता है जो दोस्तों 0.637 IM। तो इतना मान होता है दोस्तों आई एवरेज का। यदि वी एवरेज निकालना है तो वी एवरेज का भी मान कितना हो जाएगा, 0.637 VM। ये इतना मान वोल्टेज का और करंट का होता है दोस्तों। तो सिंपल शब्दों में इसे समझ सकते हैं कि एसी जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा निश्चित समय पर, जितने समय पर, उतना ही हीट जनरेट यदि एसी करे, मतलब जितना हीट जनरेट एसी सप्लाई देने पर उत्पन्न होगा और उतना ही हीट जनरेट डीसी सप्लाई देने पर भी उत्पन्न हो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, औसत मान कहलाएगा, जिसे आप एवरेज मान कहते हैं। और आई एवरेज का मान 0.637 IM होता है। वी एवरेज वोल्टेज के एवरेज मान होता है 0.637 VM। मतलब ये जो VM है ये क्या है, मैक्सिमम करेंट, और ये हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज। इस तरीके से दोस्तों इसको हम समझ सकते हैं आराम से। और इसकी जो वैल्यू है ये बार बार पूछा जाता है, 0.637 किसका मान होता है, तो ये एसी का एवरेज मान होता है। हमेशा एसी का एवरेज मान ही नोट करते हैं दोस्तों, डीसी का एवरेज मान नोट नहीं करते हम। तो इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है एसी में यूज़ की जाती है, उसी से इसको आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। औसत मान है 0.637। तो इसमें एवरेज मान जो होता है एरिया अंडर हाफ साइकिल अपॉन टाइम बेस ऑफ हाफ साइकिल होता है। तो डीसी और एसी का जो मान है इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। और इसको समझने के लिए इसका जो एवरेज वैल्यू होता है ये होता है 0.637। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट परिभाषा। और नेक्स्ट परिभाषा क्या कहता है ये देखेंगे हम। नेक्स्ट परिभाषा है RMS वैल्यू। ये जो RMS वैल्यू है दोस्तों, RMS वैल्यू जिसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर। तो ये जो RMS वैल्यू है दोस्तों, ये क्या होता है, किसी भी एसी सर्किट में, ये कोई एसी सर्किट की वेव फॉर्म है, अल्टरनेटिंग करंट, इसमें जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव जो हाफ साइकिल है, इसमें IM का मान हो जाएगा, ये माइनस IM का मान हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पाई और ये 2 पाई। तो यहाँ पर देखेंगे रूट मीन स्क्वायर क्या होता है कि एसी सप्लाई में करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एसी सर्किट जो एक्चुअल वैल्यू जो होता है, मतलब कि एक्चुअल जो वैल्यू है इसमें कार्य करती है, करंट और वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू काम करती है। तो यदि RMS मान, रूट मीन स्क्वायर मान ऐसा होता है जो एसी सर्किट में जो एक्चुअल वैल्यू काम करती है, मतलब एक्चुअल वैल्यू किसकी होती है, वोल्टेज एंड करंट, ये दोनों का मान, दोनों का एक्चुअल मान, ये रूट मीन स्क्वायर कहलाता है दोस्तों। मतलब इसी को RMS वैल्यू कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एसी सर्किट में हमेशा करंट और वोल्टेज RMS मान ही लिया जाता है। एसी सर्किट में हमेशा जो RMS मान लेंगे रूट मीन स्क्वायर, ये करंट और वोल्टेज का ही लिया जाता है और वो एक्चुअल मान लिया जाता है दोस्तों। तो ये IRMS का मान क्या होता है,
Im अपान √2 होता है। IRMS का मान जो होता है, IRMS का मान जो होता है, इसका मान जो होता है दोस्तों ये Im अपान √2 होता है। Im अपान √2 ये इसका मान है, IRMS का मान। ठीक है दोस्तों, RMS का जो हाफ साइकिल होता है वो VRMS अपान VM होता है। इसकी हाफ साइकिल का मान कितना हो जाएगा, VRMS अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ये हाफ साइकिल का मान हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखते हैं। इसके बाद जो है IRMS का जो मान होता है दोस्तों वो 0.707 होता है। यदि इसको हम ऐसा लिखें कि IRMS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मान टोटल क्या होता है, जैसे कि हमने एवरेज वैल्यू का देखा था, एवरेज वैल्यू का कितना देखा था, 0.637 देखा था दोस्तों हमने, वैसे ही RMS मान 0.707 होता है, 0.707 होता है। हमें वही देखना दोस्तों। तो VRMS का मान क्या हो जाएगा, VRMS का मान हो जाएगा 0.707 इंटू V मैक्सिमम। IRMS का मान हो जाएगा दोस्तों 0.707 इंटू I मैक्सिमम। ये दो मान हमें याद करना बहुत ज़रूरी दोस्तों, एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं VRMS को, ये जो VM होता है ये पीक वैल्यू है, इसे क्या कहते हैं, पीक वैल्यू भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये दो फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा फार्मूला ये हो गया दोस्तों IRMS इक्वल Im अपान √2, और चौथा फार्मूला हो गया हाफ साइकिल का VRMS अपान 2। यदि IRMS के इसके एक एक मान को देखें हम यहाँ पर इस टाइप से, तो ये जो IRMS का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, I1, I2, I3, I4, I5, इस तरीके से इधर से भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है IRMS इक्वल, फोर्थ फार्मूला है IRMS इक्वल रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर अप टू IN का स्क्वायर दोस्तों। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और टोटल क्या हो जाएगा, N हो जाएगा दोस्तों, टोटल N हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है RMS वैल्यू का, RMS वैल्यू का फार्मूला दोस्तों। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये RMS वैल्यू इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। RMS जो वैल्यू होती है वो इफेक्टिव मान होता है AC का, और RMS वैल्यू इज एनी सर्किट विथ वर्क, मतलब RMS वैल्यू ही किसी भी AC सर्किट में कार्य करता है, दूसरा जो मान है वो कार्य नहीं करता। यदि हम AC सर्किट में सप्लाई दें, यदि एक रजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने AC सप्लाई दिया, यहाँ से AC सप्लाई हमने दिया दोस्तों, ये रजिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर जब करंट फ्लो होगी तो ये क्या करेगी, ये हीट उत्पन्न करेगी। ये रजिस्टेंस क्या करेगा, हीट उत्पन्न करेगा। तो ये जो हीट उत्पन्न होगा ये इसका RMS मान ही होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, RMS मान ही कहलाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो दोनों AC और DC सर्किट में देखा जाए तो एक सर्किट में क्लोज 10 सेकेंड से ज़्यादा जो है करंट फ्लो होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम RMS वैल्यू की साइन वेव। तो ये जो RMS वैल्यू होता है उसकी साइन वेव का जो मान है इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्तों। आइए उसको देखेंगे हम। इसे लिख सकते हैं दोस्तों हम कैसा, IRMS इक्वल, तो ये IRMS इक्वल होता है IM अपान √2। तो दोस्तों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम 1 अपान √2 इंटू IM, और ये जो है 1 अपान ये √2 का मान क्या होता है 0.707 इंटू क्या हो जाएगा ये IM। इसीलिए इस मान को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, और यही पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे ही VRMS का मान भी ऐसे ही पूछा जाता है, VM अपान √2, इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं 1 अपान √2 इंटू क्या हो जाएगा
VM हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.707 इंटू VM। ये दूसरा फार्मूला हो गया दोस्तों। इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का जो है चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। मैं हूं टांडे सर, आपके लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो हर चैप्टर में आपको प्रोवाइड करूँगा। चलो, इसके लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।